students. Good afternoon and Juma Mubarak. How are you all? Can you hear my voice right now? Mobeen, can you hear me right now? No voice, but I am speaking. Aisha Wajid, are you here right now today? It's good news. Really happy to see you in online class. Walaikum Assalam, Lishfa Shakir. Yes, can you hear my voice? Walaikum Assalam. Yes, ma'am, we can hear. Okay, thank you, Lishpa Shakir. Okay. And how's going your online classes? What about your online classes? तैयार हो जाएं अभी आज जो है वो मीटिंग हुई है ना एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी अभी और हॉलीडेज हो जाएंगी अभी और देर तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी लेकिन अभी आज कह दिया गया है कि कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नो मोर ऑनलाइन क्लासेस अभी जो है 18 से जो है वो इंटरमीडिएट और 9 10th 11 12 की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और फिर उसके बाद 24 और 25 से जो है वो दूसरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी लोअर क्लास लेकिन लोअर क्लासेस आई मीन अर्ली ग्रेड्स ठीक है तो वो उसमें ये है कि अभी तो कह रहे हैं कि शायद 25 से स्टार्ट ना हो बल्कि वो फर्स्ट फैब से ही स्टार्ट हो जाएं और यूनिवर्सिटी की तो जाहिर है रहेंगी ही फर्स्ट फैब से तो इंशाल्लाह आप लोग तैयारी पकड़ लिया अब आने की बोर्डिंग लेक्चर्स अच्छा जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो कहते हैं इंटरेस्टिंग लेक्चर्स कभी भी बोरिंग लेक्चर नहीं कहते मारिया मुबारक और आप कह रही हैं बोरिंग लेक्चर्स वही और वीना आपको भी देख के मैं खुश हुई मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लेक्चर अटेंड कर रही हैं आप तो मुबीन रेगुलर बच्चा मेरी क्लास का और मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास जब मैं कहती हूँ मुबीन आज ये आपने फ़ौरन जो है मुझे ये रिटर्न वर्क करके दिखाना इंसिडेंट रिपोर्ट सबसे पहले मुबीन तो आती है मेरे पास करके और कभी भी नहीं कहती कि मैम मेरे पास रजिस्टर नहीं है मेरे पास पेन नहीं है ऑल द टाइम शी इज़ रेडी टू राइट एनीथिंग जी मुबीन बिल्कुल आई नो English is most interesting lecture for you. Yes, your favorite. I know it very well. तभी तो मैंने कहा कि मम्मी तो बहुत अच्छी बच्ची है मेरी क्लास की है ना फौरन फौरन इतना इंतजार होता है इसको कहती है मैडम मुझे बताएं आपने आज लिखवाना कि इंसिडेंट रिपोर्ट लिखूं मैं लेटर टू एडिटर लिखूं मैं लिखूं क्या जल्दी से मुझे बताएं ना मबीन ऐसा ही है ना जुम्मे का दिन है अभी भी नमाज पढ़ के फारिग हुई हूं और क्या क्या बातें मैं बोलती जा रही हूँ चलिए खैर व्हाट इज एन एकेडमिक राइटिंग हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज जी मुबीन यही सुनना चाहती थी ना आप देख लें मैंने आपको सबके सामने कह दिया आज ठीक है ओके जी टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल परसुएसिव एंड क्रिटिकल ठीक है हाउ टू इम्प्रूव एकेडमिक राइटिंग ये भी हमने कर लिया था एग्जाम्पल ऑफ एकेडमिक राइटिंग रिसर्च पेपर स्कॉलरी डिसर्टेशन क्लियर एंड लिमिटेड फोकस ये मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था और लॉजिकल स्ट्रक्चर उसका बताया था कि लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होना चाहिए एकेडमिक राइटिंग का एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स एकेडमिक राइटिंग रिक्वायर्स वेल इन्फॉर्म्ड आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय एविडेंस whether from scholarly sources as in a search paper or quotation from a primary text as in a literary analysis essays the use of evidence gives credibility to an argument ठीक है
एविडेंस बेस होना चाहिए। आप लोग जितना भी जो भी लिखते हैं एकेडमिक राइटिंग, वो हमेशा एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट ही होना चाहिए। कभी भी ये नहीं आपको जिस तरह से हम कहते हैं जी आर्ग्यूमेंट्स, हम कोई भी अगर चीज़ हो रही होती है, कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई स्टोरी आ गया है, कोई टेक्स्ट आ गया है या कोई रिसर्च वर्क आ गया है, उस पर आप सेल्फ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। लेकिन एकेडमिक राइटिंग कोई भी इस तरह की होगी तो उस पर आप लोग एविडेंस बेस्ड ही आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स आप बिल्कुल भी उस पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इम्पर्सनल टोन, ये भी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पर्सनली आप लोगों ने बिल्कुल भी उसको कोई टारगेट करके या कुछ भी इस तरह से इम्पर्सनल टोन ही रखनी है। पर्सनली आप कोई भी उस पर कमेंट नहीं कर सकते। पर्सनल कोई भी आप लोगों की अगर, हाँ अगर आप लोगों का कोई सर्च वर्क है इस तरह का, लेकिन वो सर्च वर्क पास्ट है आप लोगों का, ठीक है, किसी तरह से लाइक जो है वो अप्रूव्ड है, ठीक है, तो आप लोग फिर उसे लेके आ सकते हैं इसमें, अदरवाइज आप बिल्कुल भी इसको नहीं लेकर आ सकते। ठीक है जी। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ये भी हम लोगों ने किया था। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कंसाइज होना चाहिए, वेग और मिसिंग थीसिस नहीं होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होनी, डिस्क्रिप्शन विदाउट एनालिसिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट साइटिंग सोर्सेज। अच्छा जी, स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। स्ट्रक्चर में अगर हम लोग आ जाते हैं तो एकेडमिक राइटिंग स्ट्रक्चर किस तरह का चाहिए। एंड एकेडमिक पेपर हैज थ्री डिस्टिंक्ट section, the introduction, body and conclusion। वो introduction आना चाहिए। In the introduction you must grab the reader's attention and identify the thesis of the paper। You can do this by starting with several questions, a quotation from a famous work or person, some interesting facts or information, a definition of an important term related to the work। क्या कहते हैं कि आप कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनाने लगे हैं, एकेडमिक राइटिंग है, आपके पास कोई भी थीसिस वर्क आ गया है, कोई भी रिसर्च वर्क है, कोई भी, जब उसका फर्स्ट थ्री एन एकेडमिक राइटिंग कंसिस्ट ऑन थ्री पार्ट्स। ओके, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, second is the body and third is the conclusion। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इन द इंट्रोडक्शन यू मस्ट ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, कहते हैं रीडर्स अटेंशन होएगी इसमें। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे आप थीसिस ऑफ पेपर को। रीडर अटेंशन किस तरह से, उनके रीडर्स जो हैं वो कहेंगे कि हाँ जी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि रीडर्स का क्राइटेरिया क्या है, हमारे पास काइंड ऑफ रीडर है क्या। ठीक है, हमारे पास रीडर्स की जो है वो स्पेसिफिकेशन करेंगे आप लोग के, इनकी एज क्या है, ठीक है, जिसके लिए हम ये बनाने जा रहे हैं एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, एज क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस स्टेज पर किस जगह पर आप लोग उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें रखते हुए आप जो है आप उसका स्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे। ठीक है, वो क्रिएट करेंगे आप लोग उसका। सेवरल क्वेश्चन से आप लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं अपना। ठीक है, सेवरल क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल अगर हम कोरोना का ही लिखने जा रहे हैं, ठीक है, रिसर्च वर्क हो गया या स्ट्रक्चर हो गया, कोरोना के मुतालिक लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम कोरोना का ही कहेंगे कि व्हाट इज कोरोना। ठीक है, कि कोरोना है क्या, हाउ इज इट स्प्रेड, कि ये फैलता किस तरह से है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मोस्ट इंटरेस्टिंग राइटिंग हमारी हो जाती है। ठीक है, कोटेशन, कोई भी फेमस कोटेशन हम लोग लिख सकते हैं, फेमस वर्क की, पर्सन की, किसी की भी कोटेशन हम लोग ले सकते हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फैक्ट ले सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ एन इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द वर्क, कहते हैं कोई भी डेफिनेशन ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क ही ले सकते हैं रिलेटेड टू द वर्क, जो कि वर्क से रिलेटेड होगा। ठीक है, डेफिनेशन से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोरोना की डेफिनेशन लिख दें। ठीक है, तो उससे स्टार्ट कर दें। हमारे यहाँ पर जब कोरोना अभी पाकिस्तान में आया नहीं था, 3 मार्च को, आई थिंक हमारी मार्च 3 2020 को हमारी जो है वो हुई थी यहाँ पर कोरोना की वर्कशॉप जो एक हुई थी, आपको याद होगा, उसमें भी कोरोना का काफी डेफिनेशंस दी गई थी। अगर आप लोगों ने अटेंड की होगी लाजमी तौर पर, जो है बहुत सारे जो है बच्चे आए थे। ठीक है जी, तो उसमें क्या किया था हम लोगों ने, जब की थी, आपको याद होगा, अरीश ने, फातिमा ने, मतलब आपकी डिफरेंट ग्रुप्स बने थे।
ठीक है, तो वो उसमें जो है वो हैंड वॉशिंग की और वो सारी की गई थी। ठीक है, तो उसमें भी डिफरेंट कोटेशंस थी, डिफरेंट क्वेश्चंस थे, उससे रिलेटेड पोस्टर प्रेजेंटेशन जो हुई थी आप लोगों की। ठीक है, उसमें पोस्टर प्रेजेंटेशन भी हुई थी और उधर वर्कशॉप भी हुई थी हमारी, इधर नाम क्या लेते हैं, एसएमडीसी के ऑडिटोरियम में। ठीक है, तो वो डेफिनेशंस जो थी वो सारी कोरोना की बताई गई और तब तो कोरोना का इतना पता भी नहीं था, पता था लेकिन चूंकि पाकिस्तान में भी स्प्रेड नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर चूंकि ईरान से बहुत सारे हमारे ज़ायरीन थे जो कि वहां से आए यहाँ पर, ईरान से और चाइना से, तो हमारे यहाँ पर जो है स्प्रेड होना शुरू हुआ क्योंकि हमारे एयरपोर्ट बंद नहीं किए गए थे, तो इस वजह से। अदरवाइज मैं कहती हूँ अगर एट दैट टाइम एयरपोर्ट फौरी तौर पर बंद हो जाते, बाहर से लोग ना आने दिए जाते, तो हमारा मुल्क महफूज रहना था। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि आने दिया गया और फिर यहाँ पर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इन्फेक्टेड होते 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 बहुत ज़्यादा फिर ये स्प्रेड कर गया और सूरत हाल ये रही कि मार्च 2020 से 15 मार्च 2020 से लॉकडाउन होता हुआ फिर जी स्मार्ट लॉकडाउन हो गया, फिर ख़त्म हो गया, फिर आप लोग वापस आ गए, फिर उसके बाद जो है वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। लेकिन लॉकडाउन में तो पहले वाला काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, लेकिन सेकंड लॉकडाउन जो था अभी जब आप लोगों का दोबारा हुआ है वो सिर्फ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की हद तक ही रहा है। क्योंकि मैरिज हॉल वालों ने भी कह दिया कि हम बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, बाकी सब ने भी कह दिया, लेकिन अभी सेकंड वेव ऑफ कोरोना है और वो भी काफ़ी खतरनाक है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा एहतियात ही किया करें। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि एकेडमिक राइटिंग कोई भी है, हम उसको किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी फेमस वर्क हुआ उससे, किसी पर्सन की कोटेशन हो उससे स्टार्ट कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट से कर सकते हैं, डेफिनेशन से, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द वर्क, वर्क से रिलेटेड डेफिनेशंस, चूँकि कोरोना से जो रिलेटेड की गई थी उसमें भी सारी डेफिनेशंस ही बताई गई थी और आपने देखा था उसका स्ट्रक्चर भी, एक थर्ड ईयर में तो एक कोरोना बना भी था फिजिकली भी तो तब तो हम सारे इतना पास पास से एक दूसरे के, नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो एनीथिंग एल्स, कि हमें पता ही नहीं था कि किस तरह से। लेकिन खैर अभी भी आप लोगों को जब बुलाते हैं तो आप लोगों की इस तरह से ही होती है कि आप लोग एक दूसरे के इतने करीब करीब होते हैं, दूर नहीं होते एक दूसरे से। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने कहा भी है कि दूर दूर होके बैठना है, लेकिन एनी हाउ ठीक है जी, वो इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन उस तरह से स्टार्ट लिया जा सकता है इंट्रोडक्शन का। अगर हम बॉडी की बात करें, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द वर्क एंड द पैराग्राफ must be clearly written and be arranged in a logical order, like chronologically and in order of importance. Each initial sentence links the preceding paragraph and the whole section follows smoothly. क्या कहते हैं कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जब आप लोग उसका करना शुरू करते हैं तो वो मेन पार्ट ऑफ द वर्क होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो है मेन पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी बॉडी में आप सारी डिटेल्स हैं वो सारी देते हैं। क्या कहते हैं, पैराग्राफ मस्ट बी क्लियरली रिटन, कहते हैं मस्ट बी रिटन, क्लियरली रिटन होने चाहिए, अरेंज हो जाने चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर्स में होने चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहते हैं ऑर्डर वाइज होना। ठीक है, लाइक कि पहले क्या हुआ था, फॉर एग्जाम्पल कोरोना की डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद हाउ इज स्प्रेड, हाउ कैन वी क्योर फ्रॉम इट, एंड व्हाट इज द रेशियो इन डिफरेंट कंट्रीज। इस तरह से जो है आप लोगों का आ सकता है। ठीक है, इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करेंगे। ईच इनिशियल सेंटेंस लिंक्स द प्रीसाइडिंग पैराग्राफ, प्रीसाइडिंग पैराग्राफ्स हैं उसमें होना चाहिए। ठीक है, जो कि हर पैराग्राफ जो है वो तरतीब से हो, जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं। एंड द होल सेक्शन फ्लो स्मूथली, और होल सेक्शन जो है आपका बहुत स्मूथली चलना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, विद इन ईच पैराग्राफ कहते हैं हर पैराग्राफ में द सेंटेंस नीड्स टू फॉलो एंड रेफर बैक टू द टॉपिक, कहते हैं फिर जो है हर सेंटेंस, हर पैराग्राफ का हर सेंटेंस जो है वो टॉपिक सेंटेंस को ही और टाइटल को ही जो है वो रिप्रेजेंट करा हो, हर सेंटेंस, हर वर्ड, हर पैराग्राफ। ठीक है, और जो है वो टाइटल को ही जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो और एक फ्लो में होना चाहिए। और ये कि रेफर बैक टू द टॉपिक, के हर टॉपिक को ही बात के, हर सेंटेंस जो है वो, हर पैराग्राफ का हर सेंटेंस और हर सेंटेंस का हर वर्ड किसको, टाइटल को ही रिप्रेजेंट कर देना चाहिए, टॉपिक को ही रिप्रेजेंट कर देना चाहिए। कोहेशन इज अचीव्ड by repeating important words using synonyms for the main subject.
and using transitional words like however, such as, therefore and for example, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप इसमें जो है अपने एकेडमिक राइटिंग में यूज कर सकते हैं। हाँ, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिपीटेशन कहते हैं अचीव बाय रिपीटिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कहते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स ठीक है, लेकिन आप उसके सिनोनिम यूज कर सकते हैं जिसमें रिपीटेशन का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि कोई रिपीटेशन हो रही है इसमें, ठीक है। सिनोनिम्स होने चाहिए। कोई एक वर्ड है उसके अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड और यूज किया जा सकता है, आप उस तरह से स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। बात वही होती है लेकिन कन्वे करने का एक तरीका होता है कि कन्वे किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। सच एज आप कर सकते हैं, डियर फॉर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो की जा सकती हैं और आप कर भी सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन नाउ? जी याथिका, आपको क्यों मेरी आवाज नहीं आ रही? सबको मेरी आवाज आ रही है और आपने जैसे ही कनेक्ट किया है तो आप कह रही हैं कि मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है याथिका मेरी आवाज आपको? Okay. Within each paragraph, the sentence need to flow and refer back to the topic. Cohesion is achieved by repeating important words, using synonyms for the main subject and using transitional words like however, such as, therefore and for examples. ठीक है? क्या कहते हैं कि जब आप उसके यस मैम आ रही है, अब बातिका को आवाज आ रही है। बातिका गौर से सुनना, मैंने आपको एकेडमिक राइटिंग आते ही सबसे पहले आपसे सुननी है, ठीक है? Okay, this is the main part of the work and the paragraph must be clearly written and be arranged in a logical order like chronologically or in order of importance. अब क्या कहते हैं स्ट्रक्चर आप लोगों ने किस तरह से एकेडमिक राइटिंग का बनाना है। सबसे पहले यही आप लोगों ने करना है कि और जो है हर आपका जो लॉजिकल एक ऑर्डर में चलेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों ने पैसेज लिखना है। पैसेज का हर सेंटेंस जो है वो किसको रिलेट कर रहा होगा, किसको रेफर कर रहा होगा, वो टॉपिक को, टाइटल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आपका एकेडमिक राइटिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। और सेंटेंस का जो है हर वर्ड जो होगा, हर पैराग्राफ किसको कर रहा होगा रिप्रेजेंट, टॉपिक को, और हर टॉपिक का जो सेंटेंस, जो उसका सेंटेंस है वो उसको कर रहा होगा, और सेंटेंस का जो हर वर्ड है वो भी टाइटल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और इसमें कोहेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। रिपीटिंग वर्ड्स आपने नहीं करने। हाँ, सिनोनिम की सूरत में आप लोग जो है वो रिपीट वर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ये करने के सिनोनिम द मेन सब्जेक्ट ऑफ द यूजिंग within each paragraph, the sentence need to flow and refer back to the topic. Cohesion is achieved by repeating important words, using synonyms for the main subject and using transitional words like
however such as okay शुक्र है आतिका को समझ आ गई है ओके कंक्लूजन में आप क्या करेंगे इन द कंक्लूजन यू री एम्फसाइज द थीसिस एंड समराइज ऑल द मेन पॉइंट्स द कंक्लूजन कंसिस्ट ऑफ वन पैराग्राफ विच शोज द फाइनल कंक्लूजन टू द रीडर ठीक है आप कंक्लूजन ये नहीं कि आप 2 सफ़े लिख दें तो जी कंक्लूजन है हमारा कंक्लूजन के लिए हमेशा एक ही पैराग्राफ जो है वो ज़रूरी होता है एक ही इनफ होता है मोर देन इनफ होता है हमारे लिए एक ही पैसेज ठीक है लेकिन होना ये चाहिए कि हमारा जो कंक्लूजन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ कोर्स हमारे टाइटल को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो ठीक है इन द कंक्लूजन यू री emphasize the thesis and summarize all the main points the conclusion consists of one paragraph which shows the final conclusion to the reader whether you are writing a research paper कहते हैं आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं कोई थीसिस लिख रहे हैं पेपर फॉर अ कॉन्फ्रेंस लिख रहे हैं थीसिस टिप्स should help your paper to be authoritative and coherent. Your thesis will be substantiated and the explanation clear. Readers of your paper will follow your reasoning and understand your conclusion. कहते हैं कि understandable होना चाहिए conclusion जो होना चाहिए ठीक है अथॉरिटेटिव होना चाहिए आप इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं ठीक है लेकिन एकेडमिक राइटिंग के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला होता है कोई टीचर होते हैं या कोई भी दूसरे इस तरह के लोग हो सकते हैं ठीक है ओके जी स्ट्रक्चर आ गया हमारा कंक्लूजन आ गया है ओके जी इस स्लाइड को पढ़ें आप लोग स्ट्रक्चर की और जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से शाबाश एकेडमिक राइटिंग ओके जी इसको पढ़ें जो नहीं समझ आता पूछे मेरे इनफैक्ट एकेडमिक राइटिंग वैसे तो आप लोगों को करने के लिए नहीं आएगी एग्जाम में ठीक है लेकिन एकेडमिक राइटिंग आप लोगों को करने के लिए नहीं आती लेकिन एकेडमिक राइटिंग का ये है कि आप लोगों को इससे स्लाइड से रिलेटेड आंसर क्वेश्चंस आ जाते हैं ठीक है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हाट इज एन एकेडमिक राइटिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एन एकेडमिक राइटिंग हाउ कैन यू राइट इट हाउ कैन यू प्रेजेंट इट एंड द व्हाट द मेन पार्ट्स ऑफ एन एकेडमिक राइटिंग इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं ठीक है वो आप लोग करें इस तरह के एनी हाउ ये पढ़े और जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से
यस क्लास जी, एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क? क्या तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बच्चों ने पूछा हुआ। ओके जी, बस यही था आप लोगों का एकेडमिक राइटिंग। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सारी मैंने आपको बता दी हूँ। ये सेकंड टाइम मैं आप लोगों को रिपीट करवा रही हूँ ऑनलाइन क्लास में, ठीक है? तो सेकंड टाइम का मतलब ये है कि थर्ड टाइम जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को क्या देना है, मैंने टेस्ट ही देना है आप लोगों ने मुझे, ठीक है? ओके, आप लोगों का एक्चुअली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो आता है लेटर टू एडिटर, ठीक है? लेटर टू एडिटर की आप लोगों ने ओके अरूज फातिमा, मैं आपको स्लाइड सेंड कर दूंगी, ये डोंट यू वरी अबाउट दैट। सबसे पहले आप लोगों का आता है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में आप लोगों ने सबसे जो है वो आप लोगों ने रिटर्न प्रैक्टिस ही करनी है लेटर टू एडिटर में। आई विल गिव यू द सम मटेरियल और गाइडलाइंस और हेल्पिंग हैंड मटेरियल ही कुछ आप लोगों को देना है मुझे, ठीक है? उसके आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। 20 मार्क्स का आप लोगों का लेटर टू एडिटर आ जाएगा। सेकेंड नंबर पर आप लोगों का आ जाता है इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग। इंसिडेंट रिपोर्ट भी मैंने आप लोगों को करवा दी हुई है, उसकी स्लाइड्स भी करवा दी हुई हैं, पीपीटीज भी करवा दी हुई हैं, और साथ में इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग, हाउ टू राइट एन इंसिडेंट रिपोर्ट, वो भी मैंने आप लोगों को अभी जब आप लोगों को ये सेकंड टाइम जब यूनिवर्सिटीज क्लोज होने लगी हैं तो मैंने आप लोगों को उससे पहले करवाई थी इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है? 20 मार्क्स की वो होगी। 40 मार्क्स हो गए लेटर टू एडिटर हो गया, इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग होगी। थर्ड नंबर पे आप लोगों की पीपीटीज के क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं पीपीटीज के, और ग्रामर आ जाती है आप लोगों की, डेफिनेशंस ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन लाइक दिस, ठीक है? अच्छा जी, और फोर्थ नंबर पर आपका आ जाता है राइट अ समरी, और या फिर आप लोग का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ जाता है, या फिर समरी राइटिंग आ जाती है आप लोगों की। फिफ्थ क्वेश्चन जो होता है वो आप लोगों का आ जाता है एपीएस टाइप ऑफ राइटिंग, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों को करने की, और अब मेरे ख्याल से तो हमारा सिलेबस जो है वो रिवाइज भी हो गया हुआ है और कंप्लीट भी है सिलेबस हम लोगों का। अगर आप लोग अब तक आ चुके होते, आ रहे होते मतलब रेगुलर बेसिस पे, तो आप लोगों के सारे सिलेबस मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाने थे। ना सिर्फ सिलेबस ख़त्म हो जाने थे आप लोगों के, बल्कि आप लोगों के अब सेंड अप्स भी स्टार्ट हो जाने थे, ठीक है? सेंड अप्स आपके जो है 240 जो है स्टार्ट हो जाते हैं सेंड अप्स। आपको पता ही है कि इस टाइम में जो है जनवरी के एंड ऑफ जनवरी या मिड ऑफ जनवरी फरवरी के बिगनिंग में आप लोगों के सेंड अप्स हो जाया करते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों का टेस्ट स्केजुअल जो है वो आप लोगों को दे दिया जाता है और आप लोगों का टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाता होता है। तो अभी भी आप लोग आएंगे तो मेरे ख्याल से टेस्ट सेशन ही अब आप लोग ज्वाइन करेंगे, बल्कि जो है सेंड अप्स ही होंगे आप लोगों के, ठीक है? तो कोई एक वीक बाद जो है आप लोग जी, जब आप लोग आएंगे उसके फौरन बाद ही आप लोग के सेंड अप्स है। तब आप ये ना कहें हम, ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि ओहो अब एग्जाम्स भी होने हैं। क्योंकि एक बार तो हमने शायद ऑनलाइन आप लोगों के नहीं, आप नहीं शायद सेंड अप दिए, फर्स्ट ईयर ने जो है वो ऑनलाइन दिए थे इस तरह से, उनके हुए थे, मिड्स हुए थे, उनके मिड टर्म एग्जामिनेशन हुए थे। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कवर तो कर लेंगे सब कुछ। अभी ना आप तो मुझे सबसे पहले लिख के दिखाती है ना सारा कुछ, तो आपका तो मुझे आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट यू कि आप इतनी ओबीडियंट है, फौरी तौर पे मुझे सारा कुछ लिख के दिखा देंगी, है ना? ये बच्ची तो ऐसी है, कैफे भी नहीं आप जाती होती कि नहीं इंग्लिश की क्लास है, मैंने कैफेटेरिया भी नहीं जाना, भूख लगी है तो कोई बात नहीं, है ना? इंग्लिश का लेक्चर मैंने जरूर अटेंड करना है, ऐसा ही है। जी मैम, थैंक यू, अल्लाह ही माफ कर दे मुझे भी और आपको भी। चलें कोई बात नहीं, ठीक हो गया। ओके एनी हाउ, ओके जी, नाउ आई वांट टू टेक योर अटेंडेंस। आप लोग अपनी अटेंडेंस लगवाएं, और फिर इट्स 2:40 50
और इसके बाद फिर मेरा लेक्चर है पोस्ट RN के साथ, ठीक है। चलें जी, मैं अब आपकी अटेंडेंस लेती हूँ। एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ गुड डे। अब डे क्या, डे तो खत्म हो जाता है 3 बजे, सर्दियों में दिन खत्म, बस जोहर हो गई उधर से खत्म। तो ठंड तो आज बहुत ज्यादा है, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा ठंड है आज तो, ठीक है। ओके, रिमशा जवेद प्रेजेंट, अरूज फातिमा प्रेजेंट, ठीक है थी, मुझे पता चल रहा है जो जो प्रेजेंट है। ओके, आप लोग अपनी अटेंडेंस कॉल करें। ओके, अल्लाह हाफिज।